हेलो एवरीवन। अगस्ता एस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस बिहार स्पेशल की क्लास के माध्यम से कुछ आपके टॉपिक जो है वो आपका बिहार करंट से रिलेटेड भी टॉपिक की क्लासेस चलेगी। जैसा कि लाइव क्लास के माध्यम से हम तो बिहार हिस्ट्री की क्लासेस ले ही रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी अपलोड कर दिया जाएगा। और इसी करंट अफेयर्स के क्लासेस को ध्यान में रखते हुए आज से जो सेशन शुरू हमने करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स को लेकर। और ये करंट अफेयर्स का जो डायमेंशन जो मेरा रहेगा वो जनवरी मंथ से लेकर जुलाई मंथ तक, यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई महीने तक बिहार सरकार और बिहार में जो भी इवेंट घटित हुई है उन सारी चीज़ों के बारे में ये डिस्कस कराया जाएगा। तो इस सीरीज के माध्यम से जो हम यहाँ पर डिस्कस कराने जा रहे हैं आज के माध्यम से, जो आज से आपका ये सीरीज शुरू होने जा रहा है, वो है बिहार करंट का जनवरी टू जुलाई मंथ तक। और इस जनवरी टू जुलाई मंथ के दौरान जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं बिहार में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हुए सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस सेशन के माध्यम से आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर कुछ आपको स्लाइड के माध्यम से या कुछ पीडीएफ के माध्यम से ये डिस्कस शुरू कराने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर देखें तो ये बेसिकली ये करंट अफेयर की क्लासेस जो है, ये अभी जो सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं वो ख़ास तौर पर जनवरी और फरवरी के लेकर, यानी जनवरी से लेकर फरवरी के दौरान ये जो घटना घटित हुआ है उन सारी चीज़ों पे हमें डिस्कस करना है। तो ये बिहार करंट अफेयर्स की जो क्लासेज है, इस क्लासेस के माध्यम से अभी जो हम इसमें जो क्लासेस शुरू कराने जा रहे हैं वो है आपका जनवरी और फरवरी मंथ के जो इवेंट हुए हैं उस पर हमें डिस्कस करेंगे। और इस इवेंट में ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है इसमें खास तौर पर बिहार सरकार को लेकर, यानी बिहार सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट लाया गया है उस पर एक डिस्कस कराना है, या जो गतिविधियां हुआ है उन सारी चीज़ों पे हमें डिस्कस करना। और ये सभी करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो स्पेशली आपका पेपर कटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि पेपर से रिलेटेड जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा पेपर से जो भी घटनाएं घटित हो रहे हैं, तो पेपर कटिंग के माध्यम से ही ये क्लासेस शुरू होगी। तो मैं इस क्लास के माध्यम से कुछ चीज़ अभी डिस्कस कराना चाह रहा हूँ। जैसे जनवरी से लेकर ये जो मंथ है आपका, ये जनवरी मंथ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट है जो स्लाइड के माध्यम से मैं डिस्कस कराना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, कुछ इवेंट है, उस इवेंट को पहले थोड़ली मैं डिस्कस करवा दूँ। जैसे कुछ जितने भी ये सारे आप देख रहे हैं सब पेपर के माध्यम से ही ये है, पेपर के माध्यम से ही कुछ इम्पोर्टेंट घटना जो है उन सारे घटनाओं पे ये जो डिस्कस है ये सारी चीज़ों पे है। ठीक है, ये सब जो है वो जनवरी मंथ से लेकर फरवरी मंथ तक में जितने भी घटना घटित हुआ है उन सारे चीज़ों पे अभी इस क्लास के माध्यम से डिस्कस कराएंगे। ठीक है ना। और इसी तरह से जो है वो आपके नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 15 जुलाई तक का जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो 15 जुलाई तक का ही आपका करंट अफेयर्स रहेंगे। ये 6 महीने की करंट अफेयर्स के माध्यम से आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है ना। तो सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हुए एक एक करके डिस्कस कराना जा रहा हूँ। इस पर फर्स्ट स्लाइड के माध्यम से जो है पहले मैं उस पर डिस्कस करवा दूँ। जैसे ये जो फर्स्ट स्लाइड है, सबसे पहला एक इवेंट जो है वो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। बिहार सरकार के द्वारा मसाल योजना, सबसे पहला तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये मसाल योजना किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये मसाल योजना, और मसाल योजना के अंतर्गत में क्या क्या डिस्कस कराना है, इस मसाल योजना के माध्यम से ये मसाल योजना जो है वो आप इसमें देख सकते हैं कि मसाल 2024। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये मसाल 2024 है क्या। इस चीज़ों के लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों क्या
चयन जो है ये मसाल योजना के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। तो सरकार ने खास तौर पर स्कूलों से रिलेटेड, स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के क्लास के स्टूडेंटों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए ये योजना जो है वो बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ये मसाल योजना। और इस मसाल योजना के दौरान जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है उनका चयन जो है वो डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से करने की प्रयास किया गया। तो ये क्वेश्चन बनने की एक संभावना है कि मसाल योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मसाल योजना जो है युवा खिलाड़ियों को की प्रतिभा को उजागर करने के लिए ये मसाल योजना जो है वो बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और इस मसाल योजना के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्लेयर्स का सिलेक्शन किया जाता है। और इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के रूप में अगर बात करें तो वो जो डिस्ट्रिक्ट जहां से सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट हुआ था वो आपका वैशाली डिस्ट्रिक्ट रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अधिकांश खिलाड़ियों ने इस मसाल योजना में सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट कराया था। और इस मसाल योजना का संबंध जो है वो आपका प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करने के लिए, बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि इस योजना का संबंध जो है वो प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करने से संबंधित रहा है। ठीक है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से जो है आपका योजना, ये बेसिकली एक घटना नहीं, ये एक वार्षिक एक तरह कहा जा सकता है कि दानापुर मंडल जो है वो पिछले 100 साल का जो कार्य अवधि है उसने वो पूरा किया था 2025 में। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो दानापुर जो मंडल जो है उस मंडल जो ईसीआर के अंतर्गत आता है, ये मंडल की स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और इस मंडल की शताब्दी ईयर जो है वो मनाने का इस बार किया गया है, मनाया गया है। तो ये थोड़ा बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज में एक आया था कि 100 साल दानापुर मंडल का होने का, ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसमें से कुछ घटना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इस पेपर के माध्यम से दिया गया है कि सबसे पहले तो यही है कि पटना रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुआ, बिहार में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कब बना, ये सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो इसमें कुछ ऐसा चीज़ है कि पटना से भी सबसे पहले अगर कोई रेलवे स्टेशन की स्थापना हुआ था तो वो पटना साहिब रेलवे स्टेशन की स्थापना हुआ था। यह पटना साहिब रेलवे स्टेशन की स्थापना 1861 में पटना साहिब रेलवे स्टेशन की स्थापना हुआ था। और उस समय पटना साहिब रेलवे स्टेशन का जो नाम था, पुरातन नाम, ये बेगमपुर स्टेशन रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो वर्तमान में अभी पटना साहिब स्टेशन है उसका प्राचीनतम नाम जो था वो बेगमपुर स्टेशन था। और ये सबसे पहले 1861 में स्थापित हुआ था। और उसके बाद जो है 1862 में पटना जंक्शन का स्थापना हुआ था, जिसका प्राचीनतम नाम जो है वो बांकीपुर स्टेशन रहा है। ये ध्यान में रखिएगा कि बांकीपुर स्टेशन जो वर्तमान में जो पटना स्टेशन का प्राचीनतम नाम था वो बांकीपुर स्टेशन रहा है। इसके अलावा कुछ इसमें न्यूज में पेपर में दिया गया था कि कुछ महान व्यक्ति जो है अगर देखें तो कब कब भारत में आए थे, मतलब पटना स्टेशन आए थे। तो उसमें से एक राष्ट्रपिता के बारे में दिया हुआ था पेपर में कि 1917 में पहली बार पटना जंक्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। और 1936 में रविन्द्रनाथ टैगोर पटना स्टेशन पे आए थे। ठीक है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये हमने आपको बताया था कि 1917 में महात्मा गांधी पटना स्टेशन में सबसे प्रथम आए थे। और 1936 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का यहाँ पटना स्टेशन पे आगमन हुआ। ये इसमें इम्पोर्टेंट अगर इस न्यूज पेपर में अगर देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि दानापुर रेलवे मंडल जो है वो शताब्दी वर्ष मनाया है। दूसरा इम्पोर्टेंट अगर देखें तो सबसे पटना से पहले पटना साहिब, जिसका प्राचीनतम नाम बेगमपुर स्टेशन रहा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका पटना स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? 1862 में। ये भी न्यूज में कुछ सुर्खियों में रहा है जनवरी मंथ में, जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिस्कस कराया है। ठीक है ना। उसी प्रकार से एक स्लाइड के माध्यम से अगर देखिएगा तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें कुछ डिटेल भी है, मैं इस पर डिस्कस करवा देता हूँ। जैसे इस पेपर कटिंग के माध्यम से जनवरी मंथ में जो दिया गया है वो दिया गया है आपका भागलपुर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। भागलपुर से संबंधित यह कहा गया है कि भागलपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्था की स्थापना जो है वो बिहार में कहाँ पर हुआ है? तो ये ध्यान में रखिएगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना जो है वो बिहार में
बिहार में वेस्ट मैनेजमेंट संस्था की स्थापना बिहार में कहाँ पर हुआ है? तो ये भागलपुर में। ये जनवरी मंथ का आपका इम्पोर्टेंट न्यूज है। जनवरी मंथ में यह वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना जो है वो जो सीपेट के अंतर्गत आता है, सीपेट के अंतर्गत में ही अगर देखें, इसमें एक और न्यूज दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में सीपेट कहा जाता है, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के खुलने के बाद विद्यार्थियों के अवसर, ये दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्था और दूसरा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, सीपेट के संदर्भ में ये दिया गया है। सीपेट के संदर्भ में ये भी दिया गया है कि ये सीपेट भागलपुर में जो स्थापित हुआ है वो देश का 49वां, ये रैंक ध्यान में रखिएगा, ये 49th सीपेट इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित हुआ है, ये बिहार में है। इसके अलावा इस पेपर कटिंग में एक चीज और दिया गया है कि भारत में पहला सीपेट संस्था कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो वो है आपका अहमदाबाद में। ये ध्यान में रखिएगा, अहमदाबाद में पहला सीपेट की स्थापना 1968 में ये हुआ था, ठीक है ना। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहला सीपेट संस्था जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था, 1968 में हुआ था। कहाँ पर? अहमदाबाद में हुआ था। बिहार के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो बिहार में 49वां सीपेट संस्था जो है वो 2025 में भागलपुर में स्थापित हुआ है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भागलपुर में ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो खोला गया है, ये बेसिकली ये 49वां इंस्टीट्यूट के रूप में बिहार में भागलपुर में स्थापित हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक न्यूज जनवरी महीना में रहा है। ये हेडलाइन ही आपको ध्यान में रख लेना है सबसे ज्यादा कि भागलपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्था यह स्थापना की गई। ओके, इसके अलावा ये बिहार से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जनवरी महीना में ये न्यूज आया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है कि भारत का नया मुख्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष या आयुक्त जो है वो किसे बनाया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ज्ञानेश कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ये इनका नियुक्ति हुआ है। और ज्ञानेश कुमार से पहले जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष जो रहे हैं वो है राजीव कुमार। ये ध्यान रखिएगा कि राजीव कुमार ज्ञानेश कुमार से पहले ये चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इनका कार्यकाल जो है वो फरवरी मंथ में जो है वो समाप्त होने वाला है। इसके अलावा इस न्यूज में एक और दिया हुआ है कि विवेक जोशी जो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के नए सदस्य होंगे। तो एक नाम ये भी ध्यान में रखिएगा कि चुनाव आयोग में टोटल 1+3 वाला जो संरचना है उसमें 3 मेंबर में से एक मेंबर जो है वो विवेक जोशी का भी नियुक्ति किया गया है। तो चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में विवेक जोशी और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार, ये दो नाम आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका एक जनवरी महीने के न्यूज में ये एक रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज रहा है। इसके अलावा एक और न्यूज जनवरी मंथ में अगर देखें तो ये आपका निकल कर आ रहा है विश्व गोरैया दिवस। सबसे पहले तो ये समझिएगा, 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये गोरैया दिवस के संदर्भ में अगर बात करें, सबसे पहले बिहार के संदर्भ में बात करते हैं तो बिहार का ये एक राजकीय पशु है, पक्षी है। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बिहार का राजकीय पक्षी के रूप में ये किसे माना गया है, तो बिहार के राजकीय पक्षी के रूप में गोरैया को लिया गया है। वही राजकीय पशु कौन है? बैल। वही राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल। और राजकीय फूल कौन है? गेंदा, ठीक है ना। तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक पॉइंट में रखना है। दूसरा इसमें इस न्यूज में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस साल विश्व गोरैया दिवस जो मनाया जा रहा है या जो मनाया जाएगा मार्च 2025 में, 20 मार्च 2025 में, उसका शुभंकर जुबी का आवरण किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसका शुभंकर कौन है, तो जुबी इसका शुभंकर के रूप में ये रहा है। और विश्व गोरैया दिवस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट आपका न्यूज बन सकता है कि इस साल विश्व गोरैया दिवस का थीम क्या रहा है। तो ये थीम अगर देखें तो इसका होप फॉर स्पैरो, ठीक है ना। ये होप फॉर स्पैरो जो है, होप फॉर स्पैरो जो है
ये इसका थीम रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, गोरैया के लिए आशा। ठीक है, तो ये थीम जो था इस बार, होप फॉर एस्पैरो, गोरैया के लिए आशा जो है वो विश्व गोरैया दिवस का 2025 का थीम रहा है। 2025 में शुभंकर के रूप में जूबी का शुभंकर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गोरैया से रिलेटेड एक और जो न्यूज़ जो हमने बताया आपको कि ये गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी के रूप में माना गया है। बिहार के राजकीय पशु के रूप में अगर देखें तो बैल, बिहार के राजकीय के वृक्ष के रूप में अगर देखें तो पीपल, और बिहार के राजकीय फूल के रूप में अगर देखें तो ये गेंदा, ये बिहार के राजकीय फूल से संबंधित रहा। तो ये भी न्यूज में सुर्खियों में रहा है, जनवरी मंथ के ये न्यूज के रूप में रहा है। इस वीडियो के माध्यम से जनवरी और फरवरी दोनों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं किसी भी जनवरी में, ये कंप्लीटली जो है वो जनवरी और फरवरी है दोनों को लेकर जो है ये क्लासेज जो है, ये वीडियो जो है ये बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है एक और न्यूज जो है वो जनवरी फरवरी के मंथ में निकल कर आया था कि बिहार में कुल 38 जिलों में कितने जिलों में आयरन की मात्रा अधिक पाया गया है पानी में। सबसे पहला रिपोर्ट तो यही निकाला गया था इस न्यूज के माध्यम से कि कुल 38 जिलों में से अगर देखें तो बिहार के 33 जिला ऐसा है जहां पर आयरन की बहुलता जो है वो पाया गया है। ठीक है ना, ये आयरन की बहुलता के संदर्भ में है, और ये रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय भूजल बोर्ड आयोग के माध्यम से ये निकल कर आया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के माध्यम से ये बताया गया है कि बिहार के 33 जिला में के आयरन की मात्रा, यानी पानी में आयरन की मात्रा, इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूज है कि आयरन की मात्रा रहने से क्या क्या हानि होता है, ये सारी चीज इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि 33 जिलों में आयरन की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इस न्यूज में दिया हुआ था कि पहले जो है वो आयरन की मात्रा जो है वो दक्षिण बिहार के पानी में दक्षिण बिहार के जिलों के में ये फ्लोराइड की मात्रा जो है वो ज्यादा पाया जाता था। 20 जिलों में ऐसा माना गया है कि इसमें से आर्सेनिक का अनुमान भी सीमा से अधिक माना गया है, और यूरेनियम ये भी ऐसा माना गया है कि कुछ जिलों में पानी में यूरेनियम की भी मात्रा पाई गई है, और ऐसे पानी में यूरेनियम की मात्रा जिस जिला में मिला है वो है सीवान। ये भी ध्यान है, ये सभी चीज जो है वो हानिकारक पदार्थ के रूप में है जो पानी में पाया जाता है, जिससे बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, खास तौर पर कैंसर जैसी बीमारियों की समस्या जो है ऐसे आर्सेनिक और यूरेनियम जैसे तत्वों की पानी में पाना ये कैंसर जैसी बीमारियों का सबसे बड़ा है। और इस रिपोर्ट में, इस न्यूज में ये भी दिया गया है कि बिहार में कैंसर से पीड़ित संख्या, मरीजों की संख्या जो है वो खास तौर पर ऐसे जलों के इस्तेमाल करने से रिलेटेड रहा है। इसके अलावा दिया गया है कि पानी में यदि फ्लोराइड की मात्रा अधिक होता है तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है, और इस फ्लोरोसिस नामक बीमारी से बहुत सारे समस्याएं उभर के आते हैं, हड्डियों का कमजोर होना, अधिक उम्र का दिखना, ये सभी चीज जो है वो फ्लोराइड के अधिकता से, फ्लोरोसिस नामक बीमारी से निकल कर आता है। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि पानी में अगर आयरन की मात्रा अधिक हो तो उससे कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है, तो हेमो हेमोक्रोमेटिक्स नामक एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होने से होता है, जिससे बहुत तरह का खास तौर पर पेट से रिलेटेड जो है वो बीमारियां निकल कर आती। खैर ये सब तो बायोलॉजी का संबंधित से है। न्यूज से अगर करंट इवेंट्स के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बिहार के 33 जिलों में ऐसे हानिकारक पदार्थ जो है वो पाए गए हैं। ऐसे हानिकारक पदार्थ में आयरन की मात्रा अधिक होना, ऐसे हानिकारक पदार्थों के रूप में देखें तो यूरेनियम की मात्रा होना, ये सभी चीज जो है वो इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। तो इस न्यूज के माध्यम से जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आयरन की मात्रा बहुत सारे ऐसे जिले में, नदी में, जो जिले की जो पानी है उसमें आयरन की मात्रा है, और इस आयरन की मात्रा से अधिक होने से, यानी फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से कौन सी बीमारी होती है, फ्लोरोसिस जैसी बीमारी होता है, जो खास तौर पर वो हड्डियों से संबंधित ये बीमारी निकल कर। तो ये भी एक आपका न्यूज में रहा है जो यहाँ पर मैंने डिस्कस कराया था। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से नेक्स्ट जो न्यूज रहा है ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है। जैसे ये खेल से रिलेटेड है, और ये खेल से संबंधित जो एक न्यूज आया है वो न्यूज है सेपेक टेकारा। ठीक है ना, सेपेक टाकारा जो खेल है
ये बिहार में आयोजित करने की बात की गई है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये खेल है क्या। तो ये बेसिकली वॉलीबॉल और फुटबॉल का एक मिक्स एक खेल है, और ये सेपेक टकारा खेल जो है वो ओलंपिक में अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया है। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस खेल को ओलंपिक में शामिल कराया जाए। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट न्यूज जो है ये ध्यान में रखना है कि इस सेपेक टकारा विश्व कप का आयोजन जो है वो बिहार में 20 से लेकर 25 मार्च के बीच कराने की बात कही गई है। ठीक है ना। तो 20 से लेकर 25 मार्च के बीच में जो है वो आपका सेपेक टकारा जैसे ये खेल आयोजित कराना था। और ये खेल जो है वो कहाँ कहाँ मतलब अगर देखें तो मुख्य रूप से अगर ये खेल जो है वो रिलेटेड जो है वो आपका इससे है वॉलीबॉल और मिक्सअप से, वॉलीबॉल और फुटबॉल के मिक्स रूप है। इस खेल में हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा इस न्यूज में अगर देखें तो कई ऐसे खेल जो है वो बिहार में कराने की बात कही गई है इस वर्ष। जैसे इसमें इस न्यूज में आपको कुछ चीज दिया हुआ है कि इस वर्ष यानी 2025 में बिहार में कौन कौन सा खेल आयोजित कराने की बात की गई है। तो महिला कबड्डी विश्व कप। ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कबड्डी विश्व कप की आयोजन, ठीक है ना, ये आपका बिहार में कराने की बात की गई है इस बार। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का भी आयोजन जो है इस वर्ष बिहार में कराने की बात की गई है। आगे के जो हम मंथ वाले में आएंगे तो उसमें काफी डिटेल में बताएंगे कि खेलो यूथ गेम में कितना पदक जो है वो बिहार को मिला है जब ये जब ये खेल आयोजित किया जाएगा उसके संदर्भ में। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बिहार में अगर देखें तो विश्व कप महिला कबड्डी का आयोजन, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन, और इसके अलावा अगर देखें तो हीरो मेंस हॉकी के संदर्भ में भी कहा गया है कि हीरो मेंस हॉकी प्रतियोगिता का भी आयोजन जो है वो बिहार में कराने की बात की गई है 2025 में। ये आगे के मंथ बाय मंथ में ये सभी खेलों के बारे में मैं और डिटेल में इस पर डिस्कस करूंगा। फिलहाल जनवरी मंथ में ये सारी चीजों के बारे में जो कटिंग में दिया गया है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया है। इस कटिंग में एक और न्यूज दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगले वर्ष मेघालय में राष्ट्रीय खेल का आयोजन, यानी कि अगर अगले वर्ष राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में कराना है तो इस वर्ष ये राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ कराया गया है, आगे के न्यूज कटिंग के माध्यम से मैं इसको डिस्कस कराऊंगा। फिलहाल अभी भरभली इसको समझ लीजिए कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन इस वर्ष जो है वो उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, और वही आने वाला यानी 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में कराने जाने का प्रस्ताव है। और 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था पिछले वर्ष, तो वो गोवा में हुआ था। तो ये तीनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो ये चूंकि इस पेपर में दिया हुआ है तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में 38वां खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है। मेघालय में 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कराया जाएगा, और 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ है, वो गोवा में हुआ है। कभी कभी काफी पीछे का भी करंट पूछ लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में लेके चलना है। ठीक है ना। तो ये इस न्यूज कटिंग के माध्यम से इसमें दिया गया है। इसके अलावा इस न्यूज कटिंग में एक और चीज दिया गया है कि कटिहार से रिलेटेड, चूंकि ये बिहार स्पेशल बिहार करंट है तो इसलिए हमें एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। और इसमें ये न्यूज दिया है कि कटिहार में शुरू होगा एकलव्य सेंटर। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि बिहार में किस जगह पर एकलव्य सेंटर का आयोजन करने की बात किया गया है, तो बिहार के कटिहार जिले में। ठीक है ना। तो बिहार के कटिहार जिले में जो है वो एकलव्य सेंटर का आयोजन करने की बात की गई है। सेपेक टकारा वर्ल्ड कप का मेजबान और आयोजक होने के नाते अगले वर्ष तक कहीं भी खेल खेले जाने वाले सीनियर भारतीय सेपेक टकारा टीम की खिलाड़ियों के जर्सी में बिहार, ये ध्यान रखिएगा, बिहार नाम जो है वो प्रमुखता से लिखा जाएगा। कटिहार में एकलव्य सेंटर में सेपेक टकारा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेपेक टकारा फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह दाहिया,
ठीक है ना। तो ये भी एक नाम ध्यान में रखना है कि सेपेक टकारा फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो योगेंद्र सिंह दाहिया। और ये सेपेक टकारा का प्रशिक्षण कहाँ पर किया जाएगा, तो एकलव्य सेंटर, और ये एकलव्य सेंटर है कहाँ पर, तो कटिहार में स्थापित करने की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज जो है वो इस कटिंग के माध्यम से इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर हमने आपको डिस्कस कराया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखें तो ये केंद्रीय बजट का से रिलेटेड एक न्यूज है, फरवरी मंथ का ये न्यूज है। और ये केंद्रीय बजट से रिलेटेड अगर बात करें बिहार से, तो इस केंद्रीय बजट में कुछ चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे बिहार के सबसे ज़्यादा उत्पादन, जो पूरा देश में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का उत्पादन अगर देखें, तो वो उत्पादन है मखाना के संदर्भ में। तो इस साल के बजट में ये कहा गया है कि मखाना जो है वो बिहार में मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार मखाना बोर्ड की स्थापना करने की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये इस पेपर के माध्यम से एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि बिहार में इस बजट के माध्यम से, यानी राष्ट्रीय बजट के माध्यम से मखाना बोर्ड की स्थापना करने की बात की गई है। इससे रिलेटेड और भी बजट में कुछ चीज दिया गया है जो मैं यहाँ पर आपको बता दूं। सबसे पहला तो ये दिया गया है कि आम बजट 2025-26 में टैक्स स्लैब में काफी छूट दिया गया है, और वो टैक्स स्लैब लिया गया है 12 लाख, यानी 12 लाख के इनकम से तक अगर कोई आते हैं तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 लाख से अधिक अगर किसी का इनकम है तो वो टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगे, ठीक है। तो इस बजट में टैक्स दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इसमें न्यूज कटिंग में दिया गया है कि मखाना बोर्ड की स्थापना और कोसी नहर परियोजनाओं को फंड देने की बात इस वित्तीय बजट में देने की बात की गई है। इसके अलावा इसे बजट के संदर्भ में, ये राष्ट्रीय बजट में कुछ ऐसे न्यूज जो है वो बिहार से रिलेटेड भी इसमें दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की बात करने की बात की गई है। इसके अलावा आईआईटी जैसे संस्थानों को और बढ़ावा देने की बात दी गई है कही गई है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट की स्थापना भी इस बजट के माध्यम से घोषणा की गई है। तो दो तीन चीज आपको ध्यान में रखना है इस न्यूज कटिंग के माध्यम से। सबसे पहला कि मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना करने की बात की गई है। टैक्स स्लैब से रिलेटेड इस न्यूज कटिंग में दिया गया है कि 12 लाख से तक में जीरो टैक्स देना होगा, और इसके अलावा कोसी परियोजनाओं के लिए फंड देने की बात की गई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। इसके अलावा इस न्यूज कटिंग में एक और चीज दिया गया जो मैंने यहाँ पर थोड़ा मेंशन किया है, जैसे एफडीआई दिया गया है बीमा क्षेत्र में, यानी कि इस बार केंद्रीय बजट 2025-26 में एफडीआई जो है, जो पहले 74% था उसे 76% था, उसे बढ़ाकर 100% करने की बात की गई है बीमा क्षेत्र में। यानी बीमा क्षेत्र में एफडीआई 100% कर दिया गया है ये बीमा क्षेत्र में, और ये बीमा क्षेत्र में एफडीआई जो पहले 76% था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 100%। तो इस न्यूज कटिंग के माध्यम से ये कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज था वो हमने यहाँ पर डेवलप किया, ये यहाँ पर डिस्कस कराया है। इसके अलावा इस कटिंग में एक चीज और भी दिया गया कि इस बजट में क्या नारा दिया गया था, तो फर्स्ट डेवलप इंडिया, ठीक है ना, फर्स्ट डेवलप इंडिया का भी यह नारा दिया गया था ये बजट के संदर्भ में, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ये हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कराया है। एक और पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा जो इस न्यूज पेपर के माध्यम से दिया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का 2025-26 का जो उन्होंने बजट पेश किया था ये वो कैमा बजट था, तो ये 8वां बजट इनका रहा है। खैर ये तो काफी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज था वो हमने इस न्यूज पेपर के माध्यम से डिस्कस करा दिया है, ये न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से, ओके। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज जो था वो सुर्खियों में बना हुआ था, वो न्यूज अगर देखें तो वो आपका निकल कर आता है इंद्रपुरी जलाशय को लेकर, ठीक है ना। तो इंद्रपुरी जलाशय के संदर्भ में ये कहा गया है, क्या है इंद्रपुरी जलाशय, किस नदी से संबंधित है और इसमें क्या क्या ऑब्जेक्शन लगाया गया है, इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हेडलाइन अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को 2 राज्यों की सहमति से ही पूरी होगी। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ये जो भी मैं डिस्कस भी कराऊंगा, ये 2 राज्य कौन कौन सी सहमति के संदर्भ में बात किया गया
है तो एक राज्य जो है वो है आपका झारखंड और दूसरा जो है वो यूपी, यानी इन दोनों की सहमति से ही इंद्रपुरी जलाशय योजना परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ इसमें कहा गया है कि इस परियोजना का जो पहले नाम कंदवन बांध परियोजना था, उसका नाम बदलकर इंद्रपुरी परियोजना करने की बात की गई है। और ये कंदवन इंद्रपुरी परियोजना किस नदी पे था स्थापित करने की बात की गई है, प्रस्तावित करने की, तो सोन नदी पे। तो ये इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो अभी पेंडिंग में है, जो पारित नहीं हुआ है, इससे इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का प्रारंभिक जो नाम था वो था कंदमन बांध परियोजना। ये बांध परियोजना किस नदी पर स्थापित करने की बात की गई है, तो सोन नदी में। इसमें इसको तभी पूरा किया जाएगा जब सहमति राज्यों के जब दो सहमति राज्यों इस पे अपना मुहर लगा दे, और ऐसे सहमति राज्य में अगर देखें झारखंड और यूपी निकल कर आता है। इस न्यूज में एक और चीज दिया गया है कि इसमें झारखंड ने आपत्ति इसमें जताया है, और उनका मानना था कि पहले बाणसागर परियोजना जो 1973 में लाया गया था वो सोन नदी के बेसिन के आवंटन के लिए हो, पहले उसका पहले निपटारा किया जाए, तब ये इंद्रपुरी जलाशय योजना का। तो यहाँ एक न्यूज आपको और समझना होगा, वो है बाणसागर समझौता। ये बाणसागर समझौता जो है वो किस नदी से संबंधित रहा और कब इसको पारित करने की बात की है, तो ये बाणसागर समझौता भी सोन नदी से संबंधित है, और ये 1973 में इसे लाने की है। तो झारखंड के ऑब्लिगेशन के कारण जो है ये प्रस्ताव पर इस पे विराम लगा दिया गया है संसद के द्वारा, ठीक है ना। तो अभी ये पारित नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज में रहा है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया है इंद्रपुरी जलाशय से संबंधित, ठीक है। तो आज ही ये आपका जो है वो एक दो वीडियो के माध्यम से पार्ट बाय पार्ट इसमें आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करेंगे तो उस वीडियो के माध्यम से इसके आगे का जो न्यूज है उस पे हमें आगे डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जनवरी और फरवरी के मंथ से रिलेटेड है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और एग्जामिनेशन से पहले जो है इस न्यूज इवेंट को आप लोग इसको तैयार करके ही एग्जामिनेशन में जाइएगा। उम्मीद है कि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जनवरी फरवरी मंथ का ही एक अलग वीडियो के माध्यम से इस पर डिस्कस कराया जाएगा। थैंक यू।